और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। और सबसे पहले बात कर रहे हैं कोविड केसेस जो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में। इसको लेकर अब चिंता भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा चिंता का सबब बने हुए। बीते 24 घंटों में कोरोना केस में तेजी जो है वो महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में कल 669 नए मरीज सामने आए, जिसमें से अकेले मुंबई में 189 केस थे। महाराष्ट्र में फिलहाल 3,324 एक्टिव मरीज हैं, तो मुंबई में 1,021 लोग संक्रमित हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी में बीते 24 घंटों में 416 नए कोरोना केस सामने आए हैं और यहां की संक्रमण दर 14% से ज्यादा है, जबकि एक्टिव केस 1,216 है। और वहीं पूरे देश में बीते 24 घंटों में 3,823 नए कोविड केस सामने आए हैं और 4 मरीजों की जान भी गई है। रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 2.87% तक पहुंच गई है। देश भर में कल 1784 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 18,389 तक पहुंच गए हैं। तो लोग ठीक भी हो रहे हैं, मामले तेजी से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार यही कहा जा रहा है कि अब कोताही ना बरते, लापरवाही बिल्कुल ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन करें और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हैं तो मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ये भी बताते हैं कि बीते 10 दिनों में किस तरह से कोरोना के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़े हैं। अगर 24 मार्च की बात की जाए तो 1249 केस उस दिन थे हमारे देश में और 25 मार्च को वो 1590 हुए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं 29 मार्च को 2151 हुए, 30 मार्च को 3016, 31 मार्च को 3095। हालांकि कल वो दिन था जब मामलों में थोड़ी कमी आई थी, 2993 केस कल हुए थे, लेकिन आज फिर मामलों में एक अच्छा उछाल देखा गया है और 3823 तक मरीज जो है कोरोना के वो पहुंच चुके हैं। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अब सावधानी जो है वो बरतना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर सोनभद्र जिले में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर गंभीर खतरा मंडराता रहता है। कई स्कूलों के परिसर से होकर बिजली के हाई टेंशन तार गुजरते हैं, जिससे कई बार बच्चों को करंट लगने की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। इसके बावजूद भी इस बारे में ना तो शिक्षा विभाग कोई कदम उठाता नजर आ रहा है और ना ही बिजली विभाग। ऐसा लगता है मानो सभी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हो। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के मेदिनी खाड़ गांव के रहने वाले 14 साल के नीरज के सर पर बाल नहीं है। उसका एक हाथ भी कट गया है और लंगड़ा कर चलता है। यह सब पैदाइशी नहीं है, बल्कि स्कूल में ही बिजली का झटका लगने की वजह से हुआ। नीरज बड़ा होकर वकील बनना चाहता है। जब ये कक्षा 7 में प्राथमिक विद्यालय मेदिनी खाड़ में पढ़ाई कर रहा था, तब विद्यालय के परिसर में लगे हाई टेंशन तार के खंभे से सटे तार से उसे झटका लगा, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर काटना पड़ गया। शिक्षा और बिजली विभाग की लापरवाही ने एक होनहार छात्र को विकलांग बना दिया। जब लंच हुआ खाने के लिए तो सब लोग चले गए प्लेट धोने। इसके बाद हम लास्ट में जब 2-3 लाइन बच रहा था तो उसको हम लिख करके उठे। अंतिम वाला प्लेट में कचरा होबे करता है, तो उसको लेकर के हम जब एक हैंड पाइप देखे कि खाली है, उस पे हाथ धोने तो नहीं जान रहे थे कि स्टे वाला तार में है, ये लाइन आ रहा है। ट्रांसफार्मर इसी जगह खंभा में था। जब हम घूमे झाड़ते हुए प्लेट को तो एक तरफ के पूरा तान लिया, एक तो ये हाथ कट गया है, एक तो इधर का पैर कट गया। वो तार में फिर सट गए तुम? सट गए थे। इस घटना के बाद प्राथमिक विद्यालय मेदिनी खाड़ के परिसर में बिजली के खंभे पर लगे ट्रांसफार्मर को विद्यालय परिसर से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन इसी गांव में दूसरे विद्यालय पर आज भी इस हाई टेंशन तार को जर्जर स्थिति में लगे हुए देखा जा सकता है, जिसके नीचे छोटे छोटे नौनिहाल जानलेवा खतरे से अनजान होकर खेल रहे हैं। यहाँ के अध्यापक इस खतरे को लेकर शिक्षा विभाग और बिजली विभाग सभी को बता चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परेशानी सर ये है कि यहाँ पे जो हाई टेंशन तार है, यहाँ पे हमेशा खतरा बना रहता है। जो स्टे में देख रहे हैं आपके स्टे वायर भी लगा हुआ है, तो आए दिन हमारे बगल में ग्राम सभा में मेदिनी खाड़ में वहाँ पे इसी तरह दुर्घटना हो गया था। एक बच्चे का हाथ और पैर काटना पड़ा दुर्भाग्यवश।
तो हमारे यहाँ भी है, इसकी सूचना विभाग को दे दी गई है, विभाग के संज्ञान में है। सोनभद्र जिले में 635 ग्राम पंचायतों में 3000 के करीब गांव हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2061 हैं। इनमें करीब 2,65,000 बच्चे पढ़ते हैं। करीब 200 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हाई टेंशन तार होकर गुजरती है। एनडीटीवी की टीम ने करीब आधा दर्जन विद्यालयों का दौरा किया तो पाया कि कई स्थानों पर काफी जर्जर स्थिति में है। सोनभद्र आसमानी बिजली गिरने से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। बिजली गिरने से हाई टेंशन तार के इंसुलेटर टूट जाते हैं, जिससे खंभे और सपोर्टिंग तारों में बिजली आने लगती है। इस वजह से स्कूलों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे सर बिजली का एक 11,000 वोल्ट का, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तार गया हुआ है प्रांगण से। और ये मतलब ये समस्या कभी बहुत भयंकर रूप ले सकती है। कई बार इसके लिए एप्लीकेशन भी हम लोग दिया गया, हम लोग को विभाग से भी मांगा गया, लेकिन बिजली विभाग में भी एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन ये तार हटा नहीं अभी तक। हमारा जनपद सोनभद्र है, यहाँ पर बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है और इस वजह से यहाँ पर जो तारों का संजाल है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे लगभग 200 विद्यालय ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री वाल के ऊपर से जो तार हैं वो निकलते हैं। इन सभी का एस्टीमेट बनवा लिया गया है और शासन संस्थाओं को दिया गया है। इस खतरे पर न तो शिक्षा विभाग कुछ कह रहा है और न ही बिजली विभाग। बिजली विभाग ने 1 करोड़ का अनुमान बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा है और बेसिक शिक्षा विभाग बजट आवंटित होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। इसको हटाने के लिए जो है रिक्वेस्ट आया था बीएसए के यहाँ से, तो हमने एस्टीमेट उनको प्रेषित कर दिया है। लगभग 1 करोड़ का एस्टीमेट है। एस्टीमेट का भुगतान अभी लंबित है, भुगतान होने के बाद इसको तत्काल करा दिया जाएगा। बच्चों से जुड़ा यह एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर इस पर भी बजट का इंतजार करना पड़े तो ये बेहद दुखद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन प्रशासन इस समस्या की गंभीरता को समझेगा और फौरन इसका कोई स्थायी समाधान करेगा। सोनभद्र से प्रभात के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर में तेज रिकवरी नजर आ रही है। मुंबई में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इस महीने 28% तक बढ़ गया है। कीमतों में वृद्धि और आवास ऋण पर जो ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद ये वृद्धि ग्राहकों में बड़ा जोश दिखाती है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। कोविड के साए से मुंबई रियल एस्टेट तेजी से उभरता दिख रहा है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई शहर में मार्च महीने में 12,421 संपत्तियों का पंजीकरण हुआ है। फरवरी में ये संख्या 9,684 थी, यानी मार्च में 28% का इजाफा हुआ है। मार्च में संपत्तियों के इस पंजीकरण ने राज्य के राजस्व में 1,143 करोड़ का योगदान दिया है, यानी हर दिन करीब 37 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन। बढ़े होम लोन में भी महंगी संपत्ति खरीदने के लिए बढ़ा जोश चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 5 या 6 महीने लगातार नंबर ऑफ अपार्टमेंट सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां इंटरेस्ट रेट हाइक जो मिनिमम 6.5-6.25% हुआ करता था, वो आज 9% के करीब आ चला है। लेकिन इसके बावजूद खरीदारों की हिम्मत पस्त नहीं है। खरीदार मकान खरीदना शुरू किए हुए हैं। इन्फ्लेशन से आज भी कम चल रहा है। जो ग्रोथ रेट है 6.5-7%, अगर मकान के सालाना जो दर बढ़ रही है वो इन्फ्लेशन से अब भी कम है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मकान नहीं बिक रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मकान खरीद रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया का डेटा कहता है कि 2.5 करोड़ से 5 करोड़ की कीमत वाली प्रॉपर्टीज की बिक्री जनवरी फरवरी की तुलना में मार्च महीने में बढ़ी है। 500 से 1000 स्क्वायर फीट वाली प्रॉपर्टीज की बिक्री सबसे ज्यादा 48% रही। 91% ग्राहक वेस्टर्न सबर्ब्स इलाके के रहे। सेविल्स इंडिया रिसर्च का डेटा भी दर्शाता है कि वर्ली, परेल, प्रभादेवी, महालक्ष्मी इलाके वाले सेंट्रल मुंबई और बांद्रा, खार, जुहू, सांता क्रूज जैसे इलाके वाले वेस्टर्न सबर्ब्स जैसे प्रीमियम आवासीय खंडों में प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ी है। मुंबई का जो लग्जरी यानी कि हायर एंड सेगमेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। न सिर्फ सेल्स बढ़ी थी बल्कि जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस में भी इंक्रीज हुई है। और इनफैक्ट अगर मैं थोड़ी सी कंपैरिजन करूं तो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर तीनों मार्केट्स में पिछले साल एवरेज कैपिटल वैल्यूज बढ़ी हैं।
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेडी प्रॉपर्टीज है उसमें तो थोड़ी बहुत बढ़ी थी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। कोविड का जो बुरा समय था, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था या लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो थी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, वो अब हमारे पीछे जा चुकी है। अब लोगों का एक तरीके से कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। बाकी शहरों की तुलना में मुंबई का प्रॉपर्टी बाजार लैंड वैल्यू के कारण हमेशा गर्म रहा है। तो क्या अचानक बढ़ी सेल आगे प्रॉपर्टीज की कीमतों में और उछाल लाएगी? रेट हाइक्स पिछले साल भर से हम देख रहे हैं ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल है और सिर्फ उतना है कि जो उनको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स वगैरह जो बढ़ा है उसके कारण ही उन्होंने रेट हाइक की है। और ये चीज़ एक समझदारी का निशान है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर यही समझदारी बरकरार रही तो अगले चंद दिनों में भी हम रेट हाइक इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो अफोर्डेबिलिटी बरकरार रहने की उम्मीद है और उसके कारण रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में कोई ज़्यादा आपत्ति दिखाई नहीं देती। जो बायर का जो एक पार्टिसिपेशन है मार्केट में वो बना हुआ है, बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए हैं। तो बायर का जो एक कॉन्फिडेंस है वो बना हुआ है या उनकी डिमांड बनी हुई है, और साथ में इनपुट कॉस्ट भी किसी भी तरह नीचे तो आ नहीं रहे हैं। तो दोनों चीज़ें मिलाकर ये बताती हैं कि प्राइसेस में कुछ तो बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी रेडिकल नहीं कि मार्केट वापस ठंडा हो जाए। कोरोना काल के बाद मुंबई के संपत्ति बाजार में 6.4% की बढ़ोतरी हुई। साल 2023 में प्रमुख संपत्तियों में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में ग्राहकों का फिलहाल जो जोश नजर आ रहा है, देखते हैं कब तक कायम रहता है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक और संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।